को लेके मैंने पिछले सेशन में आप लोगों को इसके बारे में बताया भी था। अभी चूंकि उस पर कई बार मैं लाइव सेशंस कर चुका हूँ। डॉक्यूमेंट की लिस्ट जब से नया साझा हुई है उसमें आप पीओआई, पीओए, रिलेशनशिप के प्रूफ हैं या डेट ऑफ बर्थ से संबंधित किसी को कुछ भी चेंजेस कराने हुआ करते थे, तो वो 4 तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें मेजर चेंजेस यूआईडीआई के द्वारा कर दिए गए हैं। प्लीज सभी हमारे जो भी बीएलई भाई जो ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं आधार प्लेटफॉर्म पे जो काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर पे, उनसे अनुरोध है कि उस डॉक्यूमेंट की लिस्ट को जरूर देख लें। अननेसेसरी पुरानी लिस्ट पे अगर आप काम करते रहोगे, अब चूंकि जो डॉक्यूमेंट एरर के बिहाफ पे पेनल्टी है वो भी रिवाइज हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो पेनल्टी 25 रुपए पर पैकेट हुआ करती थी वो 1000 रुपए पर पैकेट हो चुकी है। तो प्लीज डॉक्यूमेंट एरर के बिहाफ पे आपकी पैकेट रिजेक्ट ना हो, इससे बचने के लिए आप जो यूआईडीआई के द्वारा डॉक्यूमेंट की लिस्ट शेयर की गई है अपडेटेड, उसको पढ़ लें, समझ लें। अननेसेसरी इस चीज को कंपेयर ना करें कि भाई दूसरा कोई व्यक्ति है वो उसको ले रहा है डॉक्यूमेंट को तो मैं भी ले लूं। हो सकता है वो गलती कर रहा है, ठीक है, और आपको पता है कि आप जो गलती आज करते हो उसका इफेक्ट आपको तुरंत नजर नहीं आएगा। डॉक्यूमेंट हो सकता है 2-3 दिन में आपको, तो आप ऑनलाइन चेक करोगे तो रिजेक्शन दिखेगा, उसका आपके सॉफ्टवेयर पे भी रिजेक्शन दिखेगा। लेकिन आपकी ऑपरेटर आईडी सस्पेंशन की बात करें तो उसमें जब यूआईडीआई उसकी क्यूसी करता है, क्योंकि अब आजकल जो क्यूसी है वो 100% होती है, जो आप डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हो रेजिडेंट के वो 100% चेक किए जा रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट एरर के बिहाफ पे जब भी वो क्यूसी होगी, आपने जो पैकेट क्रिएट किया या जनरेट किया है उसकी जब क्यूसी होगी और मंथली आपके जो रिजेक्शन काउंट हैं, जो एक क्राइटेरिया बनाया गया है उस क्राइटेरिया को अगर क्रॉस कर रहे होंगे, उस लिमिट को क्रॉस कर रहे होंगे कि नंबर ऑफ रिजेक्शन मंथ में इतने होने चाहिए थे और इस ऑपरेटर के नंबर ऑफ रिजेक्शन मंथ में इतने हो चुके हैं, तो फिर आपकी ऑपरेटर आईडी सस्पेंड होती है और उस सस्पेंशन के अगेंस्ट में नंबर ऑफ पैकेट के बिहाफ पे आपका जो भी प्रोपोर्शन में जो उसकी पेनल्टी है एज पर क्लॉज वो लगेगी। और जो पेनल्टी मैंने जैसे कि बताया कि 25 रुपए हुआ करती थी वो 1000 रुपए हो चुकी है। तो अभी तक पेनल्टीज आप लोग देखते हो कि जो डॉक्यूमेंट एरर के बिहाफ पे आप लोगों को बहुत कम दिखती होगी, तो वो पेनल्टी हैवी पेनल्टी आपको फेस करनी पड़ सकती है आने वाले समय में इन फ्यूचर। तो प्लीज सभी ऑपरेटर, सभी बीएलई भाइयों से अनुरोध है कि आप लोग जो डॉक्यूमेंट सजेस्टेड हैं अपडेटेड लिस्ट यूआईडीआई के द्वारा जारी की गई है उसको अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। कुछ समझने में दिक्कत है आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हो, मैंने कई बार उसके लाइव सेशन भी किए हुए हैं और आपके साथ में बीसी भी हम आए दिन करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में पहले क्या था अब नहीं। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, आज की डेट में अगर हम बात करें, एक यूआईडीआई स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो कि आप लोगों ने देखा कि पिछले 2-3 साल से हम लोग यूज कर रहे थे। ये ऐसे कोई रेजिडेंट जिनके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं हुआ करता था, आईडी एड्रेस प्रूफ कुछ भी नहीं होता था, तो उनको भाई चूंकि आधार एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि लगभग 1100 से ज्यादा सर्विसेज हैं, 1100 से ज्यादा सर्विसेज हैं सरकारी या गैर सरकारी, जिसपे कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में यूज किए जाने वाला डॉक्यूमेंट है। और इसके बिना अगर हम देखते हैं तो हम कोई भी सर्विस का लाभ लेने से वंचित रह सकते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट को पहुंचाना भी सरकार की जिम्मेदारी थी। तो ऐसे रेजिडेंट जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं हुआ करता था, आईडी एड्रेस प्रूफ, रिलेशनशिप प्रूफ या बीओबी डीओबी से संबंधित, जन्मतिथि से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जारी किया गया यूआईडीआई के द्वारा कि भैया आप इस पे अपना जो भी गजिस्टर्ड ऑफिसर हैं, एमएलए एमपी हैं, या फिर सभासद हो गए या फिर आप ग्राम प्रधान हैं, तो इस तरह के लोकल अथॉरिटीज जो होते हैं उनसे आप प्रमाणित करा के ले आते हो, तो आप अपना नया आधार भी बनवा सकते थे लोग और अपना उसको आईडी एड्रेस प्रूफ दोनों के रूप में यूज किया जाता था। लेकिन अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट को आप कुछ एक एक्सेप्शनल केस को छोड़ के केवल एड्रेस प्रूफ के रूप में ही प्रयोग करेंगे। एक्सेप्शनल केस क्या है? एक्सेप्शनल केस भी जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट जारी की गई है उसमें लिखा हुआ है क्लियर कट, जो ऑर्फन्स हैं, मतलब जो लोग अनाथालय में रह रहे होते हैं, शरणार्थी होते हैं या अनाथालय में रह रहे हैं, तो उस केस में जो है वहां के जो भी वार्डन है या फिर जो अथॉरिटी है उनके द्वारा अगर आईडी प्रूफ उनके लिए यूज किया जाएगा तो वो यूज कर सकते हैं आईडी प्रूफ में। नहीं तो अब जो जनरली यूज करते थे हम लोग आईडी प्रूफ में इस डॉक्यूमेंट को, तो वो यूज नहीं करना है, आपको केवल एड्रेस प्रूफ में आप इसको यूज कर सकते हैं।
certificate issued on UIDAI standard certificate format is acceptable as a proof of address only. प्लीज सभी ऑपरेटर्स इस चीज को करेक्ट कर लें, अगर वो इनकेस अभी भी इसको आईडी प्रूफ के रूप में ले रहे हैं तो प्लीज इसको अब नहीं लेना है। डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आप चेक कर सकते हो, कुछ एक एक्सेप्शनल केस जो मैं बता रहा हूँ 2-3 कैटेगरी है, उस केस में ही इसको यूज करना है। नॉर्मली जनरल रूप में जो हम लोग यूज करते थे, किसी का नाम संशोधन होना है तो उसमें आपको यूज पीओआई के रूप में नहीं करना है, ये आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में यूज अब नहीं होगा। ये मेजर चेंजेस हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं कुछ और बता देता हूँ। पैन कार्ड है, जैसे पैन कार्ड हम लोग पहले डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज करते थे, किसी की अगर डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कराना है तो पैन कार्ड यूज किया जाता था, लेकिन अब पैन कार्ड भी आप लोग यूज नहीं कर सकते। पैन कार्ड डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज नहीं होगा, केवल नाम में किसी भी तरह का कोई माइनर करेक्शन है तो उस केस में आप यूज कर सकते हैं। तो सभी वीएलई भाइयों से अनुरोध है कि प्लीज आप लोग थोड़ा सा अपनी नॉलेज को अपडेट रखिए और अपने ट्रांजैक्शंस को बढ़ाने के लिए जो चीजें बताई जा रही हैं समय समय पे आप लोगों को, हम लोग नई नई चीजें कुछ आती हैं, कुछ अमेंडमेंट होते हैं कुछ सर्कुलर में, तो वो भी आप लोगों को शेयर करते रहते हैं। जैसे अगर बात करें कि किस लेवल तक अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिस्टेक्स या फिर कमियां हैं तो वो उस चीज को चला सकते हैं, उसके लिए भी मैंने लाइव सेशंस किए हैं कि नाम में कितना डिफरेंस रहेगा तो वो एक्सेप्टेबल है, एड्रेस में कितना डिफरेंस रहेगा तो वो एक्सेप्टेबल होता है। प्लीज जो सर्कुलर या फिर जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को शेयर किए जाते हैं समय समय पे उनको आप चेक करें, उनको पढ़ें, रीड आउट करें, ठीक है। तो इन समस्याओं से आप समय रहते निदान पाएंगे और अपने ट्रांजेक्शन्स को भी बढ़ा पाएंगे। आपके यहाँ पे जो रेजिडेंट आते हैं उनके साथ में व्यवहार अच्छा रखें, उनको मिसगाइड ना करें, जो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट किए जा सकते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल मार्कशीट वाला बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन आप लोगों को रहता है कि मार्कशीट कौन सी लें ना लें, तो उसमें डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आपने देखा होगा मार्कशीट वाले केस में आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में कोई भी मार्कशीट जिसपे की फोटो लगा हुआ है, क्योंकि आइडेंटिटी प्रूफ में जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग लेते हो पहली कंडीशन तो ये है कि फोटो के साथ होने चाहिए वो डॉक्यूमेंट। अगर विदाउट फोटो वाला कोई भी डॉक्यूमेंट होता है तो वो आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो मार्कशीट आप जो भी बोर्ड की द्वारा इशू की हुई मार्कशीट होती है उनको यूज कर सकते हैं, 10th 12th की जो भी या फिर अपर जो भी मार्कशीट रहती है आप उसको यूज कर सकते हो, बस उसमें कंडीशन ये है कि फोटो वाली मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। आजकल तो जितने भी मार्कशीट हैं वो सर्टिफिकेट कम मार्कशीट दोनों एक साथ आते तो उसको फोटो होता है पहले, लेकिन जो अगर बात करें 2000 या 2005 से पहले की जो भी मार्कशीट होंगी वो विदाउट फोटो रहती है, ठीक है। तो आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में यूज नहीं हो पाएगी वो, आपको किसी का नाम संशोधन करना है तो फोटो वाली ही मार्कशीट यूज करनी है। मार्कशीट में हम लोग डेट ऑफ बर्थ भी करेक्शन करते थे, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन के लिए कंडीशनल कर दिया गया है। आप डॉक्यूमेंट की लिस्ट जब देखेंगे तो वहां पे स्टार लगा रहता है कि आप जो डीओबी से संबंधित अगर मार्कशीट के बिहाफ पे जो भी करेक्शन करने हैं तो उस केस में बिलो 18 अगर कोई रेजिडेंट है तो उस केस में आपको बर्थ सर्टिफिकेट ही यूज करना है। एबव 18 ईयर्स की अगर कोई मार्कशीट लेके आया है, मतलब 18 साल से एबव का कोई रेजिडेंट है और वो मार्कशीट यूज कर रहा है तो उस केस में आप डीओबी उसकी डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन बिलो 18 है तो फिर आपको उसको रेजिडेंट को डेट ऑफ बर्थ के लिए ही डिमांड करनी है और वो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको उसको सजेस्ट करना है कि वो डेट ऑफ बर्थ लेकर आए। अभी पिछले कुछ एक समय से जो डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विस पे हमने बहुत आपसे बातचीत की और बहुत इस पे चर्चा हुई है, इसको लेके यूआईडीआरओ हेडक्वार्टर सब जगह से जो है फॉलो हो रहा है, क्योंकि जिन रेजिडेंट के 10 साल से ज्यादा पुराने आधार कार्ड हो गए हैं ऐसे सभी रेजिडेंट को दोबारा से अपने आधार कार्ड अपडेट कराने की जरूरत है। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की नीड्स होती है। डॉक्यूमेंट जो पीओआई है, पीओए हैं, आईडी एड्रेस प्रूफ से संबंधित जो डॉक्यूमेंट हैं उन सभी को उन्हें अपडेट कराना होगा। इसमें आइडेंटिटी प्रूफ में आप जो आइडेंटिटी प्रूफ की लिस्ट है, लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं वो यूज करें। आईडी प्रूफ में जो आ रहा है, एड्रेस प्रूफ में आ रहे हैं, पते से संबंधित जो प्रमाण है वो यूज करें। कुछ एक डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों में यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि मूल निवास है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो इस वोटर आईडी है,
तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सा आप लोग अपना ट्रांजेक्शन बढ़ाने के लिए लिस्ट आउट कर लीजिए। अगर हम गांव देहात की बात करें तो गांव देहात में आप लोग देखते होंगे जो हमारे पास में रेजिडेंट आते हैं नॉर्मली, तो रेजिडेंट आप लोकल के ही हो, आपके आसपास में जितने भी जो काम कराने वाले लोग हैं वो आते हैं, तो उनके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की अवेलेबिलिटी हो सकती है। आप चेक करें कि वो डॉक्यूमेंट्स क्या लेकर आए हैं और क्या डॉक्यूमेंट आसानी से उपलब्ध किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी बात हो रही है यहाँ पे आईडी एड्रेस प्रूफ दोनों अपलोड कराने हैं, तो उस केस में आप लोग थोड़ा सा ये चीज देख सकते हो कि जो रेजिडेंट आ रहे हैं यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के रूप में स्टैंडर्ड फॉर्मेट लग सकता है। ठीक है, ठीक है, तो फिर वहां पे आप लोग थोड़ा चेक कर लें कि एड्रेस प्रूफ के लिए आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट सजेस्ट कर सकते हो उनको, लेकिन आईडी प्रूफ में क्या हो सकता है उनके यहाँ पैन कार्ड हो सकता है। गांव देहात में जो लोग रहे पैन कार्ड होगा उनके पास में। हाँ, वो अपना पीटीएस वाला अगर फोटो आईडी कार्ड के साथ में राशन कार्ड है उसको यूज कर सकते हैं, अपना पैन कार्ड के साथ में अपना वोटर आईडी यूज कर सकते हैं। मूल निवास सजेस्ट कर सकते हैं आप, जो सामान्य निवास बनाया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी होता है, आप उसको सजेस्ट कर सकते हो कि वो अपना सामान्य निवास लेकर आ जाएं, अपना अपडेट करा लें। और सामान्य निवास तो आईडी एड्रेस प्रूफ दोनों के रूप में यूज किया जा सकता है। तो कुछ एक डॉक्यूमेंट्स को लिस्ट आउट कर लें आप, जो कि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और आसानी से रेजिडेंट आपके पास में ला सकते हैं, जिससे कि आपके जो रेजिडेंट आ रहे हैं उनको समझाने में और उनका काम कराने में बड़ी ही सहूलियत हो जाएगी उनको, आपके ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे, आपका कंफ्यूजन भी दूर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट आप अलग से कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट की लिस्ट अपने सेंटर पे जरूर लगा कर रखें और ऐसे डॉक्यूमेंट्स को आप हाईलाइट कर दीजिए जो कि दोनों में यूज हो रहे हैं या फिर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, अगर बात करें पासपोर्ट, तो पासपोर्ट कितने ही परसेंट लोग होंगे जिनके पास पासपोर्ट होता है। ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस भी कितने ही लोगों के पास होगा। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा अपने काम को स्मूथ करने के लिए, अपने ट्रांजेक्शन को बढ़ाने के लिए डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विस पे काम करें। क्योंकि डेमोग्राफिक अपडेट की अगर बात करें, डेमोग्राफिक अपडेट में नाम, पता, जन्मतिथि, इस तरह की जो चेंजेस होते हैं तो वो बार बार नहीं कराएगा कोई भी। किसी ने एक बार करा लिया तो डेली डेली थोड़ी ना किसी का पता चेंज हो रहा है या किसी के नाम में कुछ भी उसको चेंज कराना है या डीओबी चेंज करानी है। तो अभी जो स्कोप हमारे पास में है डॉक्यूमेंट अपडेट को लेके, बड़ी संख्या में हम लोग जो है इसमें कारगर हो सकते हैं। अब यूआईडी अथॉरिटी को भी हम हेल्पफुल साबित हो सकते हैं और अपने ट्रांजेक्शन भी हम बढ़ा सकते हैं, जो कि एक थोड़ा सा डाउनफॉल आया है पिछले कुछ एक समय से। आप लोग भी हम लोगों से बोलते हैं लगातार कि सर ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे क्योंकि लोग ही नहीं आ रहे हैं, कोई काम कराने नहीं आ रहा है। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि आपके पास में भी स्कोप किस चीज का है। थोड़ा सा सर्वर में जरूर अभी इश्यूज चल रहे हैं, आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट रहेगी, सर्वर पे भी 2 मिनट मैं आपसे थोड़ा गाइड कर देता हूँ। आप जब भी अभी आधार डेमोग्राफिक अपडेट कर रहे हो या फिर डॉक्यूमेंट अपडेट जब कर रहे हैं आप, तो आपको 2-3 तरह के एरर्स जो है बहुत ज्यादा फेस करने पड़ते हैं कि जो डिटेल है वो इंटरनल सर्वर एरर, इंटरनल एरर की वजह से फैच नहीं हो रही। कई बार आप फिंगरप्रिंट लेते हो 4-4, 5-5 बार आपको लेने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला तो सुझाव ये है, हमने प्रैक्टिकली देखा है और कुछ बीएलएस ने इस चीज को शेयर भी किया है अपने एक्सपीरियंसेस, क्योंकि ऐसा नहीं है एक ही प्लेटफॉर्म है और एक ही सर्वर है जिसपे काम हो रहा है। ठीक है, और हमारे स्टेट में भी कई बीएलई भाई ऐसे हैं कुछ जिलों में जो कि 100 के आसपास प्रतिदिन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आधार जैसी सर्विस पे। आज की डेट में भी 70, 80, 90 ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। 90, 80, 70 ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, उनके यहाँ जो रेजिडेंट आ रहे हैं उनका वो काम कर पा रहे हैं, उनका जो भी आधार संशोधन का काम था, मोबाइल लिंक कराना है उनको, डेमोग्राफिक अपडेट है या डॉक्यूमेंट अपडेट पे भी कुछ बीएलई भाई ने अच्छा हमको फीडबैक दिया है कि वो 30-30, 40-40 एक दिन में डॉक्यूमेंट अपडेट उन्होंने किए हैं बल्क में। वो कैसे कर पाए? जब उन्होंने हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया सिंपल सा कि सर हमने थोड़ा सा जो राशन डीलर है हमारे यहाँ के, ग्राम प्रधान है, उनसे बात की, उनको बताया कि भाई इस तरह से सर्कुलर आया है यूआईडीआई के द्वारा, जो भी अब रेजिडेंट हैं उनको जो 10 साल से पुराने राशन कार्ड जो आधार कार्ड धारक हैं तो उनको सबको कराना है। अगर वो नहीं कराएंगे तो हो सकता है उनको जो सरकारी स्कीम्स की बात करें, और सरकारी स्कीम में अगर गांव देहात में होता है तो क्या है, 3-4 सर्विसेज हैं जो कि सर्विसेज आधार से है लिंक अप और डायरेक्ट सरकार लोगों को पहुंचा रही है। सबसे पहले क्या आता है, राशन कार्ड। राशन जो लोगों को मिलता है तो वो भी आधार से लिंक कर दिया गया है, आधार बेस्ड ही उनको मिल पा रहा है।
दूसरी चीज आज की डेट में किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट यूआईडी के माध्यम से सरकार डीबीटी के माध्यम से लोगों तक पहुंचा पा रही है। कोई भी उसमें कोई मीडियम नहीं है, जो उनके आधार से अकाउंट लिंक है और आधार उनका ठीक है, उनके आधार वेरीफाइड हैं, तो डायरेक्ट उनके आधार नंबर के थ्रू उन तक वो जो 2,000 रुपए किसान सम्मान निधि क्वार्टरली मिलती है वो पहुंच पा रही है। पेंशन, किसी भी तरह की कोई भी पेंशन है तो पेंशन भी वृद्धावस्था पेंशन है, हाँ, या फिर विधवा पेंशन है, जो दिव्यांगजन है उनको पेंशन मिलती है, तो किसी भी तरह की कोई पेंशन हो गई। यहाँ तक कि अब तो स्कॉलरशिप भी आधार से लिंक कर दी गई है। जो भी स्कॉलरशिप आती है वो भी अब जिन लोगों के आधार लिंक रहेंगे उन्हीं को मिल पाएगी। तो आप लोग थोड़ा सा गाइड कर सकते हो, ऐसे स्कूल्स में मिल लो, जाके स्कूल में आप मीटिंग कर सकते हैं, अपने राशन कार्ड डीलर जो हैं आपके आपके गांव के, आपके आसपास के ग्राम प्रधानों से मीटिंग कर सकते हैं, ब्लॉक पे मीटिंग कर सकते हैं आप, अपने स्तर से लोगों को अवेयर करने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए। और आपको आधार अपडेट का काम अपने यूसीएल सॉफ्टवेयर से ही करना है। यूसीएल सॉफ्टवेयर से काम करने के लिए जो उसका निर्धारित शुल्क है 50 रुपए वही लेना है आपको। तो ये थोड़ा सा कुछ एक चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि सर्वर में चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे काम करने के साथ साथ नेटवर्क से संबंधित कुछ एक इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि कितने पर माइक्रो सेकंड पे एक बहुत लाखों की संख्या में हिट होते हैं आधार सर्वर पे, ठीक है। और जो सर्वर है वो एक ही है, बैंक हो गई, जितनी बैंक्स हैं वो भी आधार से उस पर ही काम करते हैं, आप लोग भी काम कर रहे हो, और भी एजेंसीज हैं जो भी हैं सब इसी पे काम कर रही है, इसी प्लेटफॉर्म पे। तो चैलेंजेस रहेंगे हमेशा, लेकिन इन चैलेंजेस को थोड़ा सा हमें टैकल करना है कि हम कैसे, उसके बावजूद भी जब हमारे कुछ एक साथी इतना अच्छा काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर पा रहे। आप अपने नेटवर्क की स्पीड देखिए, पहले तो आपके हाई स्पीड नेटवर्क है, अपने स्पीड को चेक करते रहो, अपने जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे बात करो। आप अपने सिस्टम में जो टेम्परेरी फाइल्स हैं, उन कुकीज आ जाती है कई बार, तो उनको डिलीट करते रहो। हाँ, कुछ एक टेम्परेरी फाइल्स हैं तो उनकी वजह से भी कई बार सिस्टम स्लो वर्क करने लगता है, ठीक है। तो टेम्परेरी फाइल आप डिलीट करते रहें। और प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो ऑथेंटिकेशन के टाइम पे, जो फर्स्ट टाइम आप ऑथेंटिकेशन करते हो आधार नंबर डालने के बाद में, तो वहाँ ऑप्शन रहता है फिंगर से कर सकते हैं, आप आयरिस के थ्रू भी कर सकते हैं, जो रेजिडेंट है और आपका जो वेरिफिकेशन होता है। तो उस टाइम पे आप कोशिश करो कि आयरिस का ही प्रयोग करें, क्योंकि आयरिस का जो सक्सेस रेट है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो आप फिंगरप्रिंट वाली डिवाइस यूज करते हैं। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में दो चीजें आप लोग यूज करते हैं, फिंगर डिवाइस, आयरिस डिवाइस। तो वहां पे आप फिंगरप्रिंट की डिवाइस की जगह पे आप आयरिस डिवाइस का ज्यादा यूज करें। और फिंगरप्रिंट डिवाइस का जब भी यूज आप एक बार के अलावा दूसरी बार कर रहे हैं, आपने फिंगरप्रिंट कैप्चर किया फिर रेजिडेंट का करते हैं आप, या कई बार रेजिडेंट ने किया फिर दोबारा कैप्चर कर रहे हैं, तो एक बार कैप्चर करने के बाद दोबारा कभी भी कैप्चर कर रहे हैं, कोई भी रेजिडेंट हो गया या आप हैं, दोबारा से फिंगर पुट कर रहे हैं उस पे स्कैनर के लेंस पे, तो एक बार आप अपने उस स्कैनर के लेंस को साफ कर लें। कोई भी आप वहाँ पे क्लॉथ, कोई भी फैब्रिक का टुकड़ा रख सकते हैं और उससे आप उसको साफ कर लें, कॉटन रख लें, कॉटन से साफ करने के बाद ही आप फिंगर उस पर पुट कराएं, ठीक है। कई बार जो आप फिंगर कैप्चर करते हैं तो फिंगर कैप्चर जो लास्ट टाइम किसी भी रेजिडेंट की या आपकी होती है, तो फिर दूसरा भी उस पर लगाता है, तो वो उसमें मिसमैच की वजह से भी इंटरनल एरर देगा, वो वहाँ पे ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा। तो आप अपने फिंगर डिवाइस का लेंस को क्लीन करते रहें और आयरिस डिवाइस का ज्यादा यूज करें ऑथेंटिकेशन के टाइम पे, जब आप उस समय आधार से रिलेटेड जो भी उसकी डिटेल है उसको फैच कर रहे होते हैं। आयरिस का सक्सेस रेट आपको एज कम्पेयर टू फिंगर ज्यादा मिलेगा। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो कि आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मुझे काम करने में बड़ी ही आसानी हुई और मैं अननेसेसरी ही परेशान हो रहा था और चीजें हो रही हैं। प्लीज सभी बीएलई भाइयों से अनुरोध है, आपको जो सर्विस मिली हुई है ये एक ऐसी सर्विस है जिसमें कि आपको केवल ऐसा नहीं है कि पैसे के लिए ही आपको मिली है, आप काम कर रहे हैं पैसे के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। आपके इसके साथ में बहुत सारी सर्विसेज पे आप देखते होंगे कि आपके ट्रांजेक्शन बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं? आपके यहाँ लोग आधार का काम कराने आएंगे तो आपके अगर सेंटर पे और भी सर्विसेज से संबंधित ब्रांडिंग रहेगी प्रॉपर, तो वो सब पढ़ेंगे वहां पे कि अरे यहाँ पे ये भी काम हो जाता है, यहाँ पे आय जाति निवासी बनता है,
यहाँ पे पैसे भी निकलते हैं बैंक से, ठीक है। तो आपके बैंकिंग के ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे, आपके अदर सर्विसेज के ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे। तो आधार सर्विस को आपको जो आपको मिली हुई है, प्लीज इसको मेंटेन करने के लिए, मेंटेन बनाए रखने के लिए डॉक्यूमेंट्स का प्रॉपर यूज करिए, ओवर चार्जिंग बिल्कुल ना करें, और अपना सेंटर नियमित खोलें। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक आप अपने यूजुअल सेंटर पे काम कर सकते हो। इसको हमने पिछले 8-6-7 महीना हो गया, उससे पहले जो है 9 to 6 वर्किंग थी, लेकिन हमने UIDAI से रिक्वेस्ट करके इस टाइम पीरियड को भी थोड़ा एक्सपेंड किया। सुबह चूंकि आप लोग गांव में काम कर रहे होते हो, और गांव में जो लोग काम कराने वाले हैं, कई बार कुछ लोग मजदूर पेशा हैं जो कि डेली वो आपके यहाँ पे लेट शाम या फिर अर्ली मॉर्निंग भी कई बार आते हैं। तो रिक्वेस्ट करने पे हमने उसकी टाइम पीरियड को थोड़ा सा जो टाइम लिमिट है उसको बढ़ाया। तो आप सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक काम कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे हमारे सेंटर्स BLE भाई साझा करते हैं हमारे साथ में अपने एक्सपीरियंसेस। शाम को 6-7 बजे भी उनके यहाँ पे लोग काम कराने के लिए खड़े हुए हैं, और एक सेंटर ऐसे हैं जो दिन में ही नहीं खोलते हैं। तो प्लीज अपना सेंटर नियमित खोलें और अपना जो काम करने का दायरा है उसको बढ़ाएं। सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक आप काम कर सकते हो, उसका पूरा यूटिलाइज करिए, अपने सेंटर का प्रचार प्रसार करिए, लोगों को सही जानकारी दीजिए और अपने ट्रांजेक्शन को बढ़ाइए। ये आपके लिए इनकम सोर्स तो है ही, साथ में आपके साथ में इसके सर्विस वाला वही पार्ट जुड़ा हुआ है। आप लोगों को सेवा दे रहे हो, एक ऐसी सेवा दे रहे हो जो कि हर किसी को नहीं मिली हुई है। तो मेरा सभी BLE भाई से अनुरोध है कि प्लीज आप सब लोग इस पे अपना जो पोटेंशियल जितना है काम करने का, उसके साथ में काम करें। और CSC ने जिस तरह से अपना नाम बनाया है UID की नज़रों में, जो हमारा बना हुआ है, अपने BLE भाई के माध्यम से हमने जितना भी काम किया है, हम हमेशा से अच्छा काम करते आए हैं। तो इसी आशय के साथ में, और सबसे यही आशा करता हूँ कि हम सब लोग मिलकर अपने जो भी हमें जिम्मेदारी मिली हुई है, एक क्वालिटीफुल काम करेंगे और अपना क्वांटिटी को भी प्रदर्शित करेंगे कि हम क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी दे सकते हैं। हम लोगों को सेवा जो हमको जिम्मेदारी दी गई है वो पूरा अपना परफेक्शन उस पर हम लोगों को खरा उतरना है। धन्यवाद।